खाद्यान्न के भंडारण में भी हमने उपलब्धि हासिल की है। 4,05,000 टन के नवीन गोदाम का भी हमने निर्माण किया है। वहीं पर संस्कृति विभाग में भी हमने कई उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और यहाँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहला अवसर है कि जब 2022 में हमने छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति बनाया। फिल्म नीति में इन बातों का प्रावधान रखा गया कि जो छत्तीसगढ़ की निर्मित फिल्म है वो राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार अगर जीतती है, उनको हम 1 करोड़ रुपया का उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। वहीं पर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ में निर्मित फिल्म कोई अवार्ड जीतती है, ऑस्कर अवार्ड जीतती है, तो उसको हम 5 करोड़ देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने 1 करोड़ रुपया दे चुके हैं और आगे इसका सिलसिला जारी है। जो भी छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति के अनुरूप यहाँ के वन, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वनों से आच्छादित क्षेत्र, यहाँ के धरोहर को अगर अपने फिल्म में फिल्मांकित करते हैं, यहाँ के जो टैलेंट्स है, यहाँ के जो सिंगर हैं, यहाँ के डांसर है, बहुत सारे विंग में जो दक्ष है, उनको अगर अपने फिल्म में प्लेसमेंट देते हैं, काम देते हैं, बहुत सारे गाइडलाइन है। अगर उस गाइडलाइन के अनुसार वो अपना ई पोर्टल में आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारे अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रदेश के कलाकारों के लिए, फिल्म निर्माताओं के लिए, एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए बहुत ही सुखद पल है और एक संभावना से भरा हुआ ये योजना है। निश्चित रूप से इस संस्कृति विभाग ने बहुत सारे आयोजन के माध्यम से यहाँ के कलाकारों को, लोक कलाकारों को जहाँ काम देने का शुरुआत किया। आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने जहाँ पर 7 करोड़ का प्रावधान किया था, वहाँ पर हमने 16 करोड़ का लोक कलाकारों के लिए आयोजन के माध्यम से उनको भुगतान किया है, जिससे कलाकारों के जीवन में एक गुणात्मक सुधार आया है, उनके जीवन स्तर में। और बहुत सारे कलाकार और उनके परिवार इस बात के लिए आकर के समय समय पर धन्यवाद भी देते हैं। संस्कृति विभाग के माध्यम से ही हमने आदिवासी कला और संस्कृति को देश और दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें इस वर्ष लगभग सभी 28 राज्य एवं ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के राज्य के लोग भाग लिए। वहीं 9 विदेशी दल एवं प्रभागी दल जो है उसमें भाग लेकर के इस आयोजन को और शानदार और गरिमामयी बनाया। संस्कृति विभाग के आयोजन में ही राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेतागण, माननीय राहुल जी, माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, एवं केंद्र के कई नेता उसमें
भाग लिए। साथ ही राज्य के नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री जी के साथ नेता प्रतिपक्ष एवं राज्यपाल, मंत्रिमंडल के साथ ही सब उसमें एक साथ नाचते और थिरकते हुए दिखे, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। अभी पिछले माह हमने रायगढ़ में रामायण के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो भी बहुत पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी खूब ख्याति मिली है, खूब उसको सराहा है। इस प्रकार से हम खाद्य संस्कृति सभी विभाग में खूब उपलब्धि हासिल किया है। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बेमिसाल रहा है। और इस संदर्भ में बाकी हमने एक नोट्स बनाया है जो सब में वितरित किया जाएगा। आप लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पृथक से कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसको उत्तर दिया जाएगा। जनता पार्टी आपके खाद्य विभाग पर सवालिया निशान लगातार लगा रही है। एक तरफ पीडीएस में भी कि पीडीएस की प्रणाली जो उनके द्वारा लगाई गई थी उसमें पारदर्शिता नहीं, दूसरी तरफ चावल का घोटाला भी हुआ। मैं कह सकता हूं कि इनका जो आरोप है वो निराधार है और केवल कोविड पीरियड में हमारे सामने एक लक्ष्य था लोगों का जान बचाने का। जिनके पास कार्ड था उनको भी हमने राशन दिया, जिनके पास कार्ड नहीं था उनको भी राशन दिया, राहगीरों को भी दिया और मजदूरों को भी दिया, जो अन्य प्रदेश से लोग आए उनको भी दिया। उस समय 3 जगह पर इसके डेटा अपडेट हो रहे थे। पहला टेबलेट, दूसरा मैनुअल और तीसरा ई पोस्ट मशीन में। जब हमने सत्यापन कराया तो उस समय तीनों जगह एक साथ, एक जगह तीनों का डेटा नहीं रहने की वजह से काफ़ी कुछ उसमें वेरिएशन दिखा और उसको ठीक करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए हमने निर्देश भी दिया और जिनके ऊपर रिकवरी रही उसका वसूली के लिए हमने निर्देश दिया। तो मुझे ये कहते हुए आज खुशी हो रहा है कि केवल 1,40,00,000 100 उसको डाटा कहाँ है, 100 तुम उसको मेरा फाइल ये है 140 करोड़ इतने का केवल अभी वसूली शेष है, और जिसके लिए जिला में कलेक्टर और खाद्य अधिकारी और सभी अनुभाग में एसडीएम और राजस्व अधिकारी इसके लिए आरआरसी जारी कर दी है और इसमें जो भी वितरण किया है उसका डेटा जमा हो रहा है और अपडेट हो करके जो भी अंतर रहेगा उसको जमा 140 करोड़। हाँ, कितना कमी पाएगी, स्टार में कितना कमी पाएगी उसमें शुरू में जो पाया गया था वो चावल था 54,02,347 क्विंटल और शक्कर था 27,428 क्विंटल और नमक था 39,632, चना 22,287 और गुड़ था 2,462। तो इस टन में था, एक क्विंटल में था। और इस प्रकार से अभी जो वसूली करने के बाद जो शेष बचा है वो चावल वसूली में शेष है 34,626 क्विंटल और शक्कर है 17,255
नमक है 25,159, चना है 14,957 और गुड़ है 984। इस प्रकार इसका पूरे दाम अगर हम जोड़ें तो 140 करोड़ का है, जिसका वसूली प्रक्रियाधीन है। और सब डिवीज़न में एसडीएम और जिला में कलेक्टर और खाद्य अधिकारी इसका कमी पाई गई थी, कितने करोड़ का था? शुरू में जो इसका पूरा पढ़ के सुना दूं। नहीं, जो कमी पाई गई थी वो कितने करोड़ का था? अभी तो उस समय ये लगभग 300-400 करोड़ का आसपास का था। अभी वो वसूली करके केवल 140 करोड़ बचा है। और एग्जैक्ट तो नहीं, उसको हमको जोड़ना पड़ेगा कितना टोटल था। और वो वाला ये जो शुरू में बताया, ये स्थिति था। और ये जो अभी वसूला गया वो भी बताया, उससे उसको भी बताया। ये वसूली किनसे हो रही है साहब? ये जो राशन दुकानदारों से जिनको वितरण के लिए दिया गया था और जिनने अपना वितरण का डेटा उपलब्ध नहीं करा पाया, उसको उनके ऊपर रिकवरी रहेगा। और अगर किसी ने वितरण किया है तो उसका वो डेटा जमा करेगा, तो उसको अपडेट करके जो अंतर की राशि रहेगी उसको वसूली किया जाएगा। अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं की? अब इसमें 2-3 चीज़ था। एक तो कोर पीडीएस हमने लगाया। उस समय कोर पीडीएस में कोई किसी भी पीडीएस से कोई भी चावल ले सकता है। अगर स्टॉक नहीं रहता, स्टॉक अगर हम शार्ट कर देते और दूसरा पीडीएस वाले दूसरा नज़दीक के पीडीएस में गए तो उनको चावल नहीं मिल पाता। इसलिए उस समय जहाँ से जितना मांगे उनको दिया गया उनके डिमांड पर, और उसको अपडेट किया जा रहा है कि कितना वितरण किया है। वितरण जो किया है उसको घटा करके शेष उसके ऊपर वो रिकवरी रहेगा और उसकी वसूली होगी। अधिकारी लोग जिम्मेदार नहीं थे क्या? उस समय केवल मैं बताया ना कि हम किसी एक के ऊपर उसको जिम्मेदारी डालने से पहले इन बातों का ख्याल रखना है कि हमको लोगों का जान बचाना था, और जिसने मांगा उसको उतना चावल दिया गया और वितरण के लिए दिया गया। और वितरण का जो डेटा जमा कर रहा है उसको माइनस करके शेष जो है वो उसके ऊपर रिकवरी रहेगा। तो उस समय अगर कोई राशन मांगता और उसको नहीं देते और कोई कैजुअल्टी होती, कोई घटना हो जाता, तो शासन और प्रशासन दोनों की बदनामी होती। इसलिए हमने किसी को रोका नहीं। मजदूर को भी दिया, राहगीर को भी दिया, जिसके पास कार्ड था उसको भी दिया, जिसके पास कार्ड नहीं था उसको भी दिया। अब बस्तर जैसे अंचल जो दूरस्थ है, जहाँ पर ई पोस्ट मशीन चलाना मुश्किल है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर खाद्यान्न से किसी को रोका नहीं जा सकता। तो हमारे सामने जो है जो एक चैलेंज था कि ये जो त्रासदी है इसमें सबको बचाना है, और उस पीरियड में हम उसको लक्ष्य रख करके काम किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो आरोप लगा रहे तो राजनीति से प्रेरित है। और दूसरी बात अगर कह दूँ थोड़ा सा अन्यथा लगेगा, उन लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिनके ऊपर पहले से 36,000 करोड़ का आरोप है। हमने तो बांटा है, हम तो सत्यापन कराए हैं। आप पिछली सरकार में तो 2 बार सत्यापन कराए, लोग रिकॉर्ड भी नहीं बता पाए कि कौन सा सामान कहाँ पर कितना अंतर पाया गया, कितना रिकवरी आपने किया। उसमें तो सिर्फ जो डिक्लेरेशन था उसी को उन्होंने माना। हमारे पास तो डेटा के साथ ई पोर्टल में जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसको, और केंद्र सरकार ने तो अन्न पोर्टल बना के रखा है। जब तक जितना आप बांटते हैं उतना माइनस होता है, शेष को घटा करके अगला अलॉटमेंट जारी करते हैं। तो हमने कहीं भी खाद्यान्न की कमी होने नहीं दी है, और जहाँ से डिमांड आया है वहाँ पर हमने दिया है। और जिसके ऊपर भी रिकवरी आएगा, एक एक पैसा का वसूली किया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर रिकवरी आया उन लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है और वसूली कार्रवाई भी चल रही है। मंत्री जी, राम का चुनाव नजदीक आ रहा है और बीजेपी हमेशा राम के नाम पर राजनीति करती है।
और कोई आपको योजना है आगे? देखिए, छत्तीसगढ़ और भगवान राम का जो संबंध है वो धार्मिक तो ही है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी है कि छत्तीसगढ़ के भांजा है राम, और जिस भाव के साथ भाषा को राम मान करके लोग प्रणाम करते हैं। भगवान राम का छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक वनवास काल भी बीता, तो छत्तीसगढ़ में अगर सरकार राम पथगमन मार्ग बना रही है, उसको संस्कृति और पर्यटन विभाग सर्किट बना करके डेवलप कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ये सकारात्मक काम है। और भगवान राम के ऊपर एकाधिकार नहीं है। भगवान राम तो सबके आराध्य हैं, सब जगह बसने वाले, सबके दिलों में बसने वाले, सबके मस्तिष्क में बसने वाले, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। बीजेपी भाजपा नहीं मानती क्या उनको? अब तक किसी ने काम नहीं किया उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए उनका उपयोग करती है, और हम जो है छत्तीसगढ़ की धरोहर के रूप में उसको हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। जो भगवान राम से संबंध छत्तीसगढ़ का भावनात्मक रहा है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी रही है। चंद्रखुरी में हम लोगों ने मंदिर बनवाया है। राम पथगमन हम बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भरतपुर हरचौका से लेकर के शिवनी नारायण और बस्तर के कोंटा रामाराम तक विभिन्न स्थानों को चयनित करके उसको विकसित करने का काम रहे, तो छत्तीसगढ़ को इस माध्यम से भी लोग जानेंगे। अब तक छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ के रूप में जानते थे, लेकिन ये भगवान राम के ननिहाल के रूप में इसको जानेंगे, और आने वालों के लिए सहूलियत मिले, उनको सुविधा मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मंत्री जी, आपके विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन एक और है संस्कृति विभाग में। फाइल को क्यों नहीं लाया जी वहाँ से? मंत्री जी जी फिल्म सिटी मंत्री जी इसी से जुड़ा हुआ है चारों सवाल। फिल्म सिटी है। मंत्री जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था। फिल्म सिटी का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। नए रायपुर में जगह की मांग की गई थी, और 100 एकड़ का था, तो वहाँ पे पूरा नहीं हुआ। फिर महासमुंद जिले में भी इसकी बातचीत हुई। तो एक है कि जगह का अंतिम निर्णय कब होगा, और दूसरा इसके बनने की शुरुआत कब होगी? चारों इसका बताइए। भारत भवन, मानव संग्रहालय, भारत भवन, मानव संग्रहालय, विवेकानंद, हाँ, जो डे सेंटर है, ये सभी का काम प्रगति पर है। मतलब पहले तो बजट में प्रावधान, जमीन का चयन, इसके बाद उसमें प्रशासकीय स्वीकृति, अब उसमें हम टेंडर करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू होगा। फिल्म सिटी कहाँ बनेगी मंत्री जी? फिल्म सिटी के लिए अभी तक ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। क्यों? जितना ज़मीन नए राजधानी में दिया गया है, वो उसके लिए जो भी कंसल्टेंट आए और इससे जुड़े हुए लोग हैं, उसको पर्याप्त होना नहीं बताया, इसलिए उसके विस्तार के लिए प्रक्रिया चल रहा है। जब NRDA ने हमको ज़मीन उपलब्ध करा देगा, तो हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। बीच में महासमुंद के क्षेत्र में भी ज़मीन का चयन करने के लिए हम लोग गए थे, उसको भी प्रस्तावित किए हैं। अब जब ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो आगे का काम बढ़ेगा। अभी तक हमको ज़मीन उपलब्ध नहीं होने से ये काम बीच में अटका हुआ है। जितने भी काम उपलब्धि रहा, केवल हमारे उसमें एक ही काम अभी जो रुका हुआ है, वो फिल्म सिटी निर्माण का। बाकी सभी कामों पर हमने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तो जमीन को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपकी मुलाकात हुई क्या उनसे? अभी मुलाकात नहीं हुई होगी। अभी बूथ चलो अभियान में सब अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं,
अभी सरगुजा में हम लोगों का सब एक साथ मुलाकात भी होगी और एक दूसरे अभिवादन भी करेंगे। अभी डॉक्टर रमन सिंह से बयान दिए हैं कि युक्ति नैया में पदवार किसी दूसरे के हाथ में 4 महीना के लिए थमाया गया है। मतलब पार्टी चुनाव के समय आ रही है, अभी चुनाव आ रहा है, उस बीच में 4 महीना के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया है उनको। अपना देखें, दूसरों का बात ना करें। हम तो पहली बार देखे छत्तीसगढ़ में कि मीड से को बधाई भी दी है साथ में। सुने ना, हमने तो पहली बार छत्तीसगढ़ में देखा कि बीच में मिड सेशन में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही बदले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, किसी को हटाया नहीं है, सबको सम्मान दिया है, सबको स्थान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है कि काम निकला यूज एंड थ्रो, किनारे कर देते हैं, चाहे अटल जी हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, उनके पार्टी में। हमारे यहाँ सबको सम्मान दिया जाता है। सर, अब सरगुजा में 4 बड़े नेता हो गए। नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता रहे, आदिवासी और भाजपा के नेता रहे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए। एक विवादों में जो रहते हैं बृहस्पत सिंह और अब टी.एस. सिंहदेव। तो सर, सरगुजा में अब चारों का जो रास्ता है वो अलग अलग रहता है, वो बीच में आएगा कैसे? सामंजस्य बैठाएंगे कैसे आप लोग? पहले से सामंजस्य बैठा हुआ है और सब लोगों को सब लोग मिल करके सीट जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। जो हमारे सामने स्थिति है उसको बरकरार रखेंगे ताकि हमको सरकार बनाने में और सहूलियत मिले। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को किनारा कर दिया था, नंद कुमार साय जी जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, केंद्र में आयोग के भी अध्यक्ष रहे, उनको किनारा किया। विष्णुदेव साय जी जो कंवर आदिवासी समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। तो हम लोगों ने तो एक कंवर आदिवासी को सम्मान दिया है, स्थान दिया है, ताकि सबको साथ लेकर के विकास का रास्ता तय किया जा सके। ये पहले सरगुजा सीट में लग रहा था कि भाजपा सरगुजा से जीत जाएगी, सरगुजा संभाग में। अब टीएस की मुख्यमंत्री बनने से क्या उस पर प्रभाव रहेगा? पहले भी कांग्रेस मजबूत थी, आज भी कांग्रेस मजबूत है। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है मुंगेरी लाल की हसीन सपना देख रही तो टूट गया है। फिल्म की आप लोगों ने लागू किया, छत्तीसगढ़ की जनता को फिल्म के वाले से कितने को रोजगार मिलेगा? उसमें तो अब रोजगार एक एक करके बताना संभव नहीं है, लेकिन हमने बताया ना कि फिल्म नीति में इन बातों का प्रावधान रखा गया है कि जो हमारे जो क्राइटेरिया में आते हैं और उनको ई पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, उनको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के टैलेंट्स को, जो एक्टर हैं उनको अगर स्थान दिया गया है, यहाँ के भूभाग, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, उसको अगर अपने में स्थान दिया है तो उन सभी बातों का उल्लेख है उसमें। और उस पोर्टल के माध्यम से जो लोग उसमें आवेदन करेंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। मंत्री बनने के 4 साल बाद आपकी कौन सी खास उपलब्धि है जो आपको गौरव महसूस होता है? सबसे पहले तो देखिए, जो मूलभूत लोगों की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ की पहचान है धान के कटोरा से। धान खरीदने का काम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगाया, उसमें हमने रिकॉर्ड बनाया। भारतीय जनता पार्टी लगभग 56 लाख मीट्रिक टन खरीदती थी, हम 107 लाख मीट्रिक टन, जस्ट डबल पहुंच गए। वहीं पर पीडीएस में देखेंगे इनका राशन कार्ड लगभग 56 लाख हुआ करता था, हम 74 लाख लोगों को राशन कार्ड दिए हैं। ये केवल बीपीएल को देते थे, हम जो है एपीएल बीपीएल सबको दे रहे हैं। हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया, 100% लोगों को राशन कार्ड। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक स्लोगन दिया है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सस्ता चावल सबका अधिकार, और इसको ज़मीन में उकेरने का काम हमने किया है।
इस बात का हमको सुकून है कि भीषण त्रासदी में भी लोगों को हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराया। एक भी मौत खाने के कारण नहीं हुई, खाने की कमी के कारण नहीं हुई। ये हमारी उपलब्धि रही। सरकार को 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आप स्कूलों की हालत अच्छी है। देखिए, आपने जो विषय उठाया है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जितनी स्कूलें थीं उसका हमने सर्वे कराया कि कहाँ पर उसका मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ पर उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता है, और जितनी राशि की मांग हुई उतना राशि हमने स्वीकृत किया और सब जगह एक साथ काम चल रहा है। कुछ जगह कंप्लीट हो गया, कुछ जगह अभी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छा स्कूल, अच्छा वातावरण मिलेगा। क्षेत्र में ऐसे कोई गांव है जहां पर आप नहीं पहुंच पाए हैं, अपने पहुंच नहीं हो पाई वहाँ? ऐसा कोई गांव नहीं है, लेकिन कोई कस्बा हो सकता है। ये जो 4 साल की 4 साल की उपलब्धि मंत्री जी, आपने 4 साल पूरे कर दिए आपकी विभाग की, किस तरह के देख रहे हैं? कैसे 4 साल बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ। हमने धान खरीदी में रिकॉर्ड बनाया, हमने पीडीएस में राशन कार्ड उपलब्ध कराने में, राशन उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड बनाया, हमने संस्कृति को स्थापित करने में, संस्कृति को देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, यहाँ के लोक कलाकारों को काम देने का काम किया, छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 साल हमारे लिए बेमिसाल था।